जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। मैं हूं कृष्णा सिंडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलें आपस में टकराई। एक मोटरसाइकिल में आग लगी, जलने से एक व्यक्ति की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। फर्जी मार्कशीट के माध्यम से शासकीय नौकरी में पदस्थ 2 युवकों से पुलिस कर रही पूछताछ, हो सकता है बड़ा खुलासा। स्कूल के सामने स्थित गड्ढे में गिरने से एक छात्र की मौत, माता पिता का इकलौता पुत्र था छात्र राघव। जिले भर में मनाई गई देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के हुए आयोजन। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार मनाया गया गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। गुरु संगत दरबार में हुए धार्मिक कार्यक्रम, गुरुद्वारे में हुआ विशाल लंगर का आयोजन। है क्या? मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के द्वारा छात्रावास और आश्रम प्रबंधन एवं संचालन के लिए छात्रावास व आश्रम नियम 2019 लागू किया गया, जिसके अनुसार छात्रावास व आश्रम में जिला प्रशासकीय अमला, मंत्रीगण, विधायक, सांसद, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों को अतिरिक्त अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर निषेध किया गया। साथ ही कन्या छात्रावास व आश्रमों में सूर्यास्त के पश्चात कोई भी निरीक्षण अथवा भेंट न दिए जाने का भी आदेश जारी किए गए। यह आदेश हाल ही में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा जारी किए गए। यह आदेश इसलिए जारी किए गए क्योंकि देखने में आ रहा है कि जिले में जनजाति कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास व आश्रमों का जिला प्रशासन से अनुमति लिए बगैर ही गैर शासकीय व्यक्तियों के द्वारा बार बार निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के निरीक्षणों की संख्या अधिक होने से संस्था का प्रबंधन लचर होता है। इससे विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य भी प्रभावित होता है एवं शासन की महत्वपूर्ण योजना का संचालन सुचारू रूप से करने में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी कारणों को देखते हुए शासन के निर्देश के अनुसार विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। एमए की पढ़ाई करने वाली एक 24 वर्षीय युवती ने थाना किरणापुर के ग्राम सारद शिवनी निवासी अपने मामा के घर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी तबीयत खराब होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवेगांव थाना क्षेत्र निवासी एक 24 वर्षीय युवती सारद शिवनी निवासी अपने मामा के घर गई हुई थी, जिसने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे उसके सर में दर्द होने पर उसने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसे उल्टियां होने लगी और चक्कर आने लगी। जहां तबीयत खराब होने पर उसके मामा ने उसे उपचार के लिए मोटरसाइकिल से लाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। हालांकि पढ़ी लिखी इस युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन क्यों किया, फिलहाल यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिस पर अस्पताल पुलिस चौकी ने मामले की अग्रिम जांच के लिए डायरी संबंधित थाना में पहुंचाई है, जहां संबंधित थाना के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी ITI के पास बीती रात 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई सीधी भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए, जहां घायल युवकों में एक 16 वर्षीय नाबालिग युवक का भी समावेश। युवक का नाम वार्ड नंबर 13 बूढ़ी निवासी 16 वर्षीय शुभम पिता प्रजेश पटले और थाना रामपाली ग्राम पुनी निवासी 23 वर्षीय पवन पिता चमारूलाल बताया गया, जिनका जिला अस्पताल में उपचार कर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी निवासी शुभम कक्षा 11वीं का छात्र है, जो सोमवार की रात्रि करीब 9:30 बजे अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर घर वापस जा रहा था। वहीं ग्राम पुनी निवासी पवन मोटरसाइकिल में सवार होकर बस स्टैंड की तरफ आ रहा था, जहां दोनों मोटरसाइकिल सवार युवकों की बूढ़ी ITI के पास भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद दोनों युवकों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुड्डूघाट स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के सामने कुछ दूर स्थित पानी से भरे गड्ढे में
इस शिक्षण संस्था के एक छात्र की मौत होने का वह कारण बन गया। मृतक बालक राघव पिता रमेश अंगारे 9 वर्ष ग्राम गोडूघाट निवासी 7 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे यह घटना लंच टाइम के दौरान हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक राघव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी एक छोटी बहन है। माता पिता मजदूरी करते हैं और गांव में मवेशी चराकर अपना जीवन यापन करते हैं। बालक राघव अपने गांव की शासकीय प्राथमिक शाला में कक्षा 3री का छात्र था। रोज की तरह 7 नवंबर को बालक राघव अपने गांव के शासकीय प्राथमिक शाला में पढ़ने गया था। 2 बजे लंच टाइम में छुट्टी होने पर बालक राघव अन्य बच्चों के साथ खेलते खेलते स्कूल के कुछ दूर पानी से भरे गड्ढे की तरफ चला गया और गड्ढे के पास खेलते खेलते अचानक वह पैर फिसलने से गड्ढे में गिर गया और वह गड्ढे में पानी में डूब गया था। बालक राघव को गड्ढे के पानी में डूबता हुआ देख अन्य बच्चे स्कूल पहुंचे और उन्होंने शिक्षक को इसकी जानकारी दी। खबर लगते ही गांव के लोग भी पहुंच गए थे। बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाले तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। झरकलाल ओगारे 34 वर्ष ने इस घटना की रिपोर्ट तिरोड़ी थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक सतीश गेडाम ने गुडरूघाट पहुंचकर मृतक बालक राघव की लाश बरामद की और पंचनामा कार्य के पश्चात बालक राघव का शव पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। नगर के वार्ड नंबर 28 बर्फ फैक्ट्री रोड स्थित गणपति मेमोरियल अस्पताल में शनिवार की सुबह 48 घंटे पूर्व जन्मे एक नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। इस दौरान मृतक नवजात के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने और जन्म के बाद से ही उस नवजात की जांच व किसी प्रकार का उपचार न किए जाने का आरोप लगाया था। वहीं अस्पताल में हंगामा मचाते हुए मामले की लिखित शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। शनिवार को गणपति मेमोरियल अस्पताल में हुई नवजात बच्चे की मौत वाले इसी मामले में अब प्रशासन भी एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। जहां परिजनों और पुलिस से मिली शिकायत पर जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से इस पूरे मामले की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। जहां इस पूरे मामले की जांच के लिए जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के निर्देशन पर 3 चिकित्सकों की एक टीम बनाई गई, जहां इस जांच दल को अस्पताल का निरीक्षण कर मामले का संज्ञान लेने और मामले में लिप्त परिजन और अस्पताल प्रबंधन का पक्ष दर्ज कराने और अस्पताल के आवश्यक दस्तावेज तलब कर मामले की निष्पक्ष जाँच कराने के निर्देश दिए गए। वहीं इस पूरे मामले की त्वरित जांच कर जांच रिपोर्ट, प्रतिवेदन और पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई 1 सप्ताह के भीतर पूरी कर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि यदि इस जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो फिर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, गणपति मेमोरियल अस्पताल में अभी एक नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से जो है इसके मौत हुई है और इसकी शिकायत भी आपके पास आई है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर इस मामले में? वो था छुट्टी का दिन था, शिकायत आई थी। अभी उसको लेकर के जांच दल गठित कर दिया गया है। इसका जांच दल के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर और जो पीड़ित हैं उनके बयान लिए जाएंगे, संबंधित डॉक्टर जो है उनके भी बयान दिए जाएंगे। उसके उपरांत फिर जांच दल जो है अपने रिपोर्ट सौंपेगा, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। कितने सदस्य रखे गए जांच दल में और कब तक रिपोर्ट सौंपना कहा गया है? 3 सदस्य जांच दल रहेगा। तकरीबन 2-3 दिन तो लगता ही है, क्योंकि अभी अब उनके यहाँ ऐसी जमीन हुई है, उनको आने जाने में भी समय लगेगा। उसके हिसाब से 3 दिन के उपरांत की जांच कंप्लीट हो पाएगी। सर, इसके पहले भी मामले ऐसे आ चुके हैं, यदि इस बार भी कुछ ऐसे गड़बड़ पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाएगी या जिस प्रकार के जो आएंगे तो फिर उसके आधार पे जो बने निर्धारित कार्रवाइयाँ वो की जा सकेंगी। ठीक। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि गणपति मेमोरियल अस्पताल की जांच के लिए गठित की गई यह जांच दल अपनी जांच रिपोर्ट कब तक सौंपता है। वहीं इस मामले में संबंधित अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है भी या नहीं। सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती 8 नवंबर को प्रकाश पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती के अवसर पर सिख समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। गुरुद्वारा में सुबह से लेकर रात्रि तक शबद कीर्तन, लंगर की सेवा सहित अन्य कार्यक्रम किए गए। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारे में जाकर उपस्थित देकर गुरु की वाणी को सुना। दोपहर में गुरुद्वारे में विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने गुरु के आशीर्वाद के रूप में प्रसाद को ग्रहण कर अपने जीवन को निहाल किया। गुरु महाराज जी का बहुत सुंदर शब्द है। सतगुरु जी फरमान करते हैं,
आपको बताएं कि सिख धर्म को मानने वाले के लिए गुरु नानक जयंती का दिन बेहद ही खास होता है। श्री गुरु नानक देव बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपना जीवन मानव समाज के कल्याण में लगा दिया था। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे में कुछ दिन पूर्व से ही कार्यक्रम शुरू कर दिए जाते हैं। तो वहीं गुरु नानक जयंती के दिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। इसी तरह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के सरेगा कोसमी में आयाराम युवा मंडल के द्वारा गुरु नानक जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ 3 नवंबर से ही जयंती के अवसर पर कार्यक्रम शुरू कर दिए गए थे। वहीं प्रभात फेरी 27 अक्टूबर से ही प्रातः 4 बजे निकाली जा रही थी। 3 नवंबर को आनंद मेला और 4 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा 5 तारीख को अमरावती से पहुंचे डॉक्टर संतोष कुमार का आध्यात्मिक प्रवचन हुआ। 7 तारीख को गुजरात से पधार हुए कासम कव्वाल का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। वहीं मंगलवार को गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ दोपहर में आम लंगर का आयोजन हुआ। वहीं शाम को 5 बजे स्कूटर रैली निकालकर कि तुंहिंजी बाणी सां जेको जुड़े थो, अॼु असां सिंधियुनि सां बाबे नानक हेॾो प्यार कयो आहे। तव्हां जन्म साखी पढ़ी ॾिसो। जन्म साखी करने के लिए बाबा नानक आप जब दरगाह से आए ना तो सिर्फ गरीबी निवृत्त, लूण हरामी नानक लाला, इतनी गरीबी इतनी निवड़त केवल और केवल बाबे नानक वट हुई। संसार में जिला कराते संघ के द्वारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कर्ष विद्यालय के सभागार में कराते का ग्रेडिंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खिलाड़ियों ने कराते के खेल कौशल का प्रदर्शन किया। आपको बताया कि पंचमढ़ी में आगामी 11 नवंबर से 13 नवंबर तक राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित बालाघाट जिले के 10 कराते खिलाड़ी रवाना हो रहे हैं। उन खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के समापन के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटा सा आयोजन रख दिया और बच्चों को फिर मैंने ग्रेडिंग करवा दिया, बच्चों को प्रशिक्षण दिया है और बच्चे अभी हमारे पचमढ़ी के लिए जा रहे हैं स्टेट टूर्नामेंट के लिए, और इसकी भी तैयारी के हिसाब से हम लोगों ने प्रशिक्षण रखे हैं ताकि बच्चे और भी अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और पचमढ़ी में जाकर के स्टेट में मेडल प्राप्त कर सके। सड़क पर भौंक रहे एक कुत्ते को पत्थर उठाकर मारने का प्रयास करना एक राह चलते राहगीर को उस वक्त महंगा पड़ गया जब उक्त कुत्ते के मालिक ने राहगीर को लोहे के रॉड से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां मारपीट में घायल हुए व्यक्ति का नाम बैयर चौकी वार्ड नंबर 7 निवासी 29 वर्षीय मनोज पिता जियालाल मात्रे बताया गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज हमाली का काम करता है, जो सोमवार की रात्रि करीब 11 बजे अपने दोस्त अभिलेष रावते के साथ पैदल ही चित्रगुप्त नगर से अपने घर वापस जा रहे थे। जब वह कसार के घर के पास पहुंचा तभी उन पर कुत्ता भौंकने लगा, जिस पर मनोज ने कुत्ते को मारने के लिए पत्थर उठाया ही था। किसकी जानकारी लगते ही कुत्ते के अज्ञात मालिक ने घर से निकलकर उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जहां सर पर लोहे की रॉड लगने से मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर उसके दोस्त अभिलेष रावते ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। लांजी से भिलाई मार्ग पर ग्राम कालीमाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौका स्थल पर ही मृत्यु हुई तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लांजी निवासी शिवा बागड़े, पिता संतोष बागड़े उम्र 22 वर्ष निवासी बरिशपट्टी लांजी, अपने रिश्तेदार धुरपताबाई एवं राजेश्वर घोरमारे पति पत्नी को ग्राम गोर्रे छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान काली माटी के पास दूसरी ओर से बहला निवासी अमान खान उम्र 47 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से लांजी से किराना सामान लेकर बहला की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शिवा बागड़े और अरमान खान दोनों के ही मोटरसाइकिल की गति अधिक थी, जिसके चलते दोनों आपस में भिड़ गए, जिनको गंभीर चोटें आई। वहीं अमान खान की मोटरसाइकिल टकराते ही उसमें आग लग गई, जिसमें चलते हुए मोटरसाइकिल में सवार अमान खान के शरीर में भी आग लग गई एवं देखते ही देखते घटनास्थल पर ही अमान खान की जलकर मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने यह जानकारी दी कि अमान खान, जो बहला में किराना व्यवसायी है, पेट्रोल का भी वह व्यवसाय करते हैं। लांजी से किराना सामान के साथ ही एक कैन में पेट्रोल होने की जानकारी भी दी गई। मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से पेट्रोल कैन का फूट जाना और आग लगना, जिसके चलते मोटरसाइकिल में
भीषण आग लग गई और मोटरसाइकिल सवार अमान खान भी इसकी चपेट में आ गया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही अमान खान की जलकर मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर अमान के शव को सिविल अस्पताल लांजी लाया गया। तो वहीं 108 एम्बुलेंस से घायलों को तत्काल ही सिविल अस्पताल लांजी लाया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के द्वारा त्वरित उपचार किया गया। बताया गया कि शिवा बागड़े को भी काफ़ी चोटें आई है। वहीं राजेश्वर घोरमारे का भी शरीर सहित अन्य अंगों पर चोटें आई। वहीं महिला धुरपताबाई घोरमारे को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को ही जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी करने के संदेह में बिहार राज्य के 2 युवकों से पूछताछ शुरू की है। जानकारी के मुताबिक बालाघाट जिले में अन्य राज्यों के युवकों के द्वारा फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी पाने की शिकायत की गई थी। कोतवाली पुलिस अभी बिहार राज्य के 2 युवकों से पूछताछ कर रही है। उनसे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन दोनों युवकों ने फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी पाई है या नहीं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक किरणापुर थाने के ग्राम अकोला एवं लांजी थाने के ग्राम अमेड़ा पोस्ट ऑफिस में 2 युवक पिछले 2 माह पूर्व से पोस्ट मास्टर की नौकरी कर रहे थे और वे 2 माह की वेतन भी ले चुके हैं। दोनों युवक बिहार राज्य के हैं और उन्होंने सीबीएसई पैटर्न से 10वीं और कक्षा 12वीं की पास करने की जानकारी मिली है और 3 माह पहले ही अकोला और अमेड़ा में उन्होंने नियुक्ति ली है, किंतु दोनों की नियुक्ति फर्जी मार्कशीट के माध्यम से होने की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ शुरू की है। अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों युवकों ने फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी पाई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले में अन्य राज्यों के युवकों की यहां के शासकीय संस्था में नियुक्ति होने की जानकारी है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले को जांच में रखा है और जांच के उपरांत ही फर्जी मार्कशीट के माध्यम से नौकरी पाने के इस मामले में खुलासा होने की संभावना है। आपको बताएं कि 15 वर्ष पहले बालाघाट जिले में फर्जी मार्कशीट के माध्यम से शासकीय नौकरी पाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह भी पुलिस के गिरफ्त में आए थे। हाल ही में फर्जी मार्कशीट के माध्यम से शासकीय नौकरी पाने का यह मामला अलग राज्य से जुड़ा होने के कारण पुलिस के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल की जा रही है।